दुनिया जानती है कि संविधान किसने लिखा। लेकिन संविधान को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब ने कॉपी पेस्ट किया, संविधान को लिखने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। बहुत सारी इस तरह की भ्रमित जानकारियां आती हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ इस चर्चा पर हैं वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी धन्यवाद जी। सभी को जय भीम। सभी दर्शकों को हमारा जय भीम जी। वीरेंद्र जी, जैसा का आज का हमारा सब्जेक्ट है, संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है बाबा साहब को, क्योंकि कई लोग अधिकतर बोलते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, कॉपी पेस्ट करा, जबकि उसमें एक कोर कमेटी थी, 300 से ज्यादा लोग थे, करीबन 7 के आसपास लोगों की टीम थी, और ये सारा क्रेडिट सिर्फ बाबा साहब को क्यों दिया जाता है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संविधान का निर्माता आखिरकार है कौन। बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट लिया है आज, क्योंकि ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं देश के लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, कि जब संविधान की बात आती है और खास करके आजकल के परिप्रेक्ष्य में जब संविधान को एक तरीके से कमजोर करने के लिए लगी हुई है ताकतें, सरकारें, तो इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब का क्या योगदान था। और इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि जब संविधान सभा बनी थी 1946 में, देश आजाद होने से पहले अंग्रेजों ने ये कहा था देश के कर्णधारों से कि आजादी से पहले आप अपना संविधान बनाइए। जी। तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसमें करीब 389 मेंबर थे संविधान सभा में टोटल, जिसमें क्षेत्रों से प्रतिनिधि। तो ये जब संविधान सभा बनाई जाने थी, उस समय कांग्रेस एंड कंपनी ने एक कंडीशन रख दी थी कि इस संविधान सभा का मेंबर वही होगा जो पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर होगा। अच्छा, ये इलेक्टेड मेंबर क्या होता है साहब? इलेक्टेड मेंबर मतलब जैसे मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा के नॉमिनेटेड होते हैं जी। तो मतलब जो चुन के आएगा, पब्लिक से जो चुन के आएगा, जो होगा, वही राज्य इसका संविधान सभा का मेंबर बन सकता है। जी। क्यों लगाई थी ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय हालात ये थे कि उनको मालूम था कि डॉक्टर अंबेडकर उस समय देश के क्या दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे, कानून के ज्ञाता थे, तो उनको रखना पड़ेगा संविधान सभा में। इसलिए उनको शर्त लगाई कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आने चाहिए। तो बाबा साहब बहुत दुखी हो रहे थे इस बात को लेकर के कि संविधान सभा में हमारा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन चुनाव कैसे जीत के आया जाए ये बहुत मुश्किल था। बाबा साहब बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे इस बात को लेके। जी सर। तो बंगाल, जो आजकल पूर्वी पाकिस्तान है, वहाँ जैसूर और खुलना 2 क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम और चांडाल बिरादरी के लोग बहुत आयत में थे। जी सर। तो वहाँ नेता थे, चांडाल समाज के नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जी सर। योगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब के पास आए और उन्होंने बाबा साहब से जब पता लगा कि बाबा साहब चिंतित हैं, तो उन्होंने बाबा साहब को आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, हम आपको चुनाव जिता करके भेजेंगे। तो जब चुनाव हुआ तो बाबा साहब 2 सीटें थी, जैसूर और खुलना, एक जगह से बाबा साहब लड़े और एक जगह से जोगेंद्र नाथ मंडल लड़े। और वहां के चांडाल समाज के लोगों ने, जो दलित समाज के लोग थे, और मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब को इसमें जिता करके भेजा। अब जब बाबा साहब जीत करके आ गए, तो फिर तो मजबूरी हो जाती थी कि बाबा साहब को संविधान सभा में लिया जाए। जी। तो फिर गांधी एंड कांग्रेस ने छल कपट की नीति अपनाई, क्योंकि बाबा साहब के साथ बहुत सारे धोखे हुए, बहुत सारे छल कपट किए इन्होंने। तो ये सबसे बड़ा छल कपट ये किया इन्होंने कि जब बाबा साहब जीत करके आ गए, तो जब देश का बंटवारा होना था, देश के बंटवारे में एक पैक्ट हुआ था, एक संधि हुई थी, एक सहमति बनी थी कि जिस क्षेत्र में 50% से ज्यादा हिंदू होंगे वो हिस्सा भारत में रहेगा, और जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम होंगे वो हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा। जी। लेकिन जैसूर और खुलना उस एरिया में 50-60% से ज्यादा हिंदू रहते थे। जी। तो
समझौते के मुताबिक वो हिस्सा भारत में आना चाहिए था, जी लेकिन उस समझौते का उल्लंघन करके केवल इसलिए कि वहां के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को जिता करके भेजा है, इसलिए उसको पाकिस्तान में भेज दिया। उस समय पूर्वी पाकिस्तान बना था। जी जब पाकिस्तान में भेज दिया तो बाबा साहब तो पाकिस्तान की असेंबली में चले गए। जी भारत के वो संविधान सभा के मेंबर नहीं बन सकते थे। जी सर। तो बाबा साहब और बहुत ज्यादा परेशान हुए कि भाई ये क्या जी किया जाए इस तरीके से। तो बाबा जी साहब अंग्रेजों के पास गए और अंग्रेजों से इस बात की शिकायत की। जी तो अंग्रेजों ने इनके पास बहुत कड़ी शर्त डांट लगाई कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं रखेंगे तो हम आपको आराम से आजादी देने वाले नहीं हैं। जी तो उन्होंने दो शर्त रखी अंग्रेजों ने कि या तो जैसूर और खुलना क्षेत्र को आप समझौते के हिसाब से भारत में रखिए, जी या डॉक्टर अंबेडकर को कहीं से भी जिता के लाएं, ये कांग्रेस की जिम्मेवारी है। जी तो पहली शर्त को कांग्रेस ने नहीं माना। जी क्यों नहीं माना? क्योंकि ये जानते थे कांग्रेस एंड कंपनी के नेता लोग कि अगर जैसूर और खुलना को भारत में ले लिया तो स्वतंत्र भारत में आजाद होने के बाद ये दलित समाज में, मुस्लिम समाज में एक चिनगारी का काम करेगा और इनकी चेतना इतनी बढ़ जाएगी कि हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सजा के तौर पे वहां के लोगों को, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को जिताया वहां के दलित मुस्लिमों ने, तो सजा के तौर पे हमेशा हमेशा के लिए उस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। और दूसरी शर्त को उन्होंने माना अंग्रेजों की। तो उसके तहत बम्बई में जयकर नाम के एक बैरिस्टर थे जो कांग्रेस की सीट पे जीते थे, उनकी सीट खाली करा के बाबा साहब को बम्बई से चुनाव जिताया गया था। इसके लिए कांग्रेस वाले कहते हैं, आज भी कहते हैं, कि बाबा साहब को लोकसभा में तो कांग्रेस ही जीता के लाई थी, या संविधान सभा में तो कांग्रेस ने ही किया था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किस शर्तों के कारण उन्होंने बाबा साहब को वहां से चुनाव लड़ाया था कांग्रेस की सीट पे, ये नहीं बताते। हमें बताने की जरूरत है कि क्या मजबूरी थी कि उन्होंने वहां हराया, वो बाबा साहब को जिताया। तो जब इसमें भी आ गए, संविधान सभा में आ गए, तो संविधान सभा में तो 389 मेंबर थे। अब उसमें किसको उसको चुना जाए संविधान लिखने के लिए, ये बहुत भारी टास्क था। गांधी एंड नेहरू के लोग तो ये नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में भी आए। कारण क्या था कि वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस सभा में आए? ना, बिल्कुल नहीं चाहते थे। और क्या कारण था? जैसूर और खुलना को पाकिस्तान को दे दिया था, उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए हैं, मैं देखता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर कौन से रास्ते से संविधान सभा में आता है। ये स्टेटमेंट सरदार पटेल का था। तो ये कांग्रेस की मानसिकता थी। तो जब इन्होंने सब कर दिया तो संविधान सभा में तो रख लिया, इनको मजबूरी हो गई, लेकिन संविधान सभा के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी में जाना बाबा साहब का बहुत जरूरी था, क्योंकि संविधान सभा के बाकी लोगों का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था सिवाय उनके साइन करने के बाद में, लेकिन असली रोल तो ड्राफ्टिंग कमेटी का था। उसके लिए कांग्रेस एंड कंपनी के लोग देश विदेशों में घूम रहे थे, किसी को संविधान लिखने के लिए किससे लिखवाया जाए। तो ढूंढते 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 वो एक अंग्रेज अफसर के पास पहुंचे, अंग्रेज विद्वान के पास पहुंचे, जिसने कई देशों का संविधान लिखा था। उसके पास जब पहुंचे तो कहा तो भाई आपके देश में तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत योग्य आदमी है, वो बाई चांस इनके साथ के पड़े हुए थे। जब तो इनके साथ के पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई उससे विद्वान लॉ के मामले में दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो मजबूरी में जब उन्होंने मना कर दिया और कोई नजर नहीं आया, तो मजबूरी में फिर गांधी और कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी में इन्हें रखा और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे टोटल। 7 मेंबर का ये काम था कि भाई सभी लोग सहयोग करते, सभी लोग संविधान लिखवाने की वो करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अकेले बाबा साहब को काम करना पड़ा और करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान पूरा हुआ। करीब 141 बैठकें हुई जी, टोटल जो थी 141 बैठकें हुई पूरी टीम की, संविधान सब इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की। जी, तब जाकर के ये अंतरिम संविधान बना। 4 नवंबर 1948 को अंतरिम संविधान तैयार हुआ था। जी सर। ये जब संविधान बना, इतना दुनिया का शायद बाबा साहब ने दुनिया के संविधान थे वो सारे संविधान पढ़े, उससे पहले संविधान लिखने से पहले सारे संविधान पढ़े, उनकी अच्छाइयां बुराइयां सब देखी, और भी बहुत सारी भारत की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने जो प्रस्तावना है संविधान की आपने देखी होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो उसमें है, जो जिसको आत्मा कहा जाता है संविधान की, उसमें समता स्वतंत्रता बंधुत्व तो ये सारी चीजें समाहित की उसमें। तो ये बहुत मुश्किल काम था इतने बड़े लोकतंत्र के लिए ऐसा संविधान तैयार करना जो सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को, सभी जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी गैर सरकारी, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से। और मैंने तो संविधान पढ़ा है, मैंने LLB की है, तो मैंने संविधान पढ़ा है। संविधान पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर कितने विद्वान रहे होंगे और कितने देशों के उन्होंने संविधान पढ़े होंगे और कितनी पढ़ाई की होगी, कितना, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स से लेकर के राजनीति लेकर के सोशल हार्मोनी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, ऐसी कोई भी चीज नहीं बची संविधान में जो बाबा साहब ने नहीं लिखी। वीरेंद्र जी, उसमें कहा जाता है कि उस कमेटी के अंदर और भी लोग थे, जो बाबा साहब को सिर्फ क्रेडिट क्यों दिया जाता है? हाँ, ये इसलिए दिया जाता है, ये मेरे पास एक किताब है, ये लोकसभा सेक्रेटरिएट की किताब छापी हुई है बाबा साहब पे जी। ये मेरी किताब नहीं है, किसी प्राइवेट आदमी की नहीं लिखी हुई, लोकसभा सचिवालय ने ये किताब पब्लिश की थी बाबा साहब की। इस किताब में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। 12 पर इस किताब में लिखा हुआ है। एक टीटी कृष्णचारी थे उस समय, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में संविधान के ऊपर, उस समय 5 नवंबर 1948 को ये कहा था कि सदन को शायद इस बात की जानकारी है कि आपके द्वारा नामित 7 सदस्यों में से एक सदस्य ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर एक अन्य सदस्य को ले लिया गया था। एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी जिसका स्थान खाली पड़ा हुआ था। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान खाली पड़ा हुआ था। एक अन्य सदस्य राज्य संबंधी कार्यों में उलझे हुए थे, इस कारण उनका स्थान भी खाली था। एक या 2 अन्य सदस्य दिल्ली में नहीं थे और शायद स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे बैठक में भाग नहीं ले सके थे। इस प्रकार अंततः संविधान का प्रारूप तैयार करने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कार्य को प्रशंसनीय रूप से पूरा करने के लिए हम उनके आभारी हैं। ये इसमें प्रूफ है कि किसी भी मेंबर ने कोई काम नहीं किया था और ये पृष्ठ 231 वॉल्यूम नंबर 7 पे लिखा हुआ है। जो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं वो करीब 1 साल तक चले थे, उसमें एक एक लाइन पे एक एक शब्द पे चर्चा हुई थी संविधान के। उसके जो है पेज 231 और वॉल्यूम 7 के अंदर ये लिखा हुआ है। किसी को अगर कोई डाउट है तो उसमें देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है, ये सरकारी वक्तव्य है, जब कोई मेंबर ने कोई काम ही नहीं किया, मेंबर थे नहीं, कोई बाहर थे, कोई बीमार थे, कोई मर गए थे, तो फिर निश्चित है कि ये काम तो केवल और केवल बाबा साहब ने पूरा किया। और आपको शायद इस बात की जानकारी है कि नहीं, शायद बाबा साहब ने कहीं लिखा भी है और कहा है कि संविधान लिखने के कारण बाबा साहब की उम्र पता नहीं 5 साल या 10 साल उन्होंने कहा था कि कम हो गई। इतनी उनको मेहनत करनी पड़ी दिन रात
कि बाबा साहब का स्वास्थ्य खराब हो गया और बाबा साहब की जो या चले गए इतनी जल्दी, वो शायद नहीं जाते अगर बाकी मेंबरों ने काम किया होता। तो इस तरीके से सर ये हमारे श्रोता हैं धीरज भारती जी, ये पूछना चाहते हैं सर, इसको कैसे प्रमाणित करें कि बाबा साहब ही संविधान के शिल्पकार हैं, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं कि ये दूसरों देशों से कॉपी पेस्ट है, आप इसके बारे में बताएं। हाँ, तो ये मैंने बताया ना, ये किताब है, ये किताब मिल जाएगी, सरकारी किताब है, और पेज 231 वॉल्यूम 7 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में ये लिखा हुआ है जी कि ये जो 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर ने भी एक दिन भी काम नहीं किया था, इसमें लिखा हुआ है। इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता, सरकारी प्रूफ है जी। और प्रारूप जहां तक सवाल है, कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट करना इस समय इतना आसान नहीं है, उस समय कॉपी पेस्ट का इतना वो नहीं था, तो चलन भी नहीं था। पढ़ करके और अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें की है, तो कॉपी पेस्ट कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे। ठीक बात है। ये प्रूफ है हमारे पास, ये जो किताब है छोटी सी, ये मिल जाएगी, ये लोकसभा के सचिवालय में, वहां बुक स्टॉल है, वहां मिल जाएगी ये किताब जी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है वो भी सरकार की है, हमारा उसमें आपका किसी का कोई रोल नहीं है जी। तो इसमें सब ये लिखा हुआ है, तो ये क्लियर है कि किसी और मेंबर ने कोई भी काम नहीं किया था। और दूसरी बात, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुए थे तो डिबेट्स आप देख सकते हैं, उस पर वीडियो भी है और ऑडियो भी है। डिबेट्स में भी किसी मेंबर ने किसी भी जो आपत्तियां आई थी उसने किसी मेंबर ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। हर लाइन को बाबा साहब ने पूरा जस्टिफाई किया था और कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट उस टाइम कोई भी नहीं कर पाया था। बाबा साहब ने एक एक लाइन को जस्टिफाई किया था जी। अगर कॉपी पेस्ट किया होता तो शायद इतनी जानकारी बाबा साहब को नहीं होती। डेफिनेटली। तो बाबा साहब ने एक एक लाइन अपने हाथ से लिखी, अपने हाथ से लिखवाई, एक एक लाइन में बाबा साहब को मालूम था कि इन्होंने इसका क्या मतलब है, कैसे जस्टिफाई। और आप देखिए 1 साल से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स चली और हर मेंबर ने दुनिया भर के सवाल पूछे, लेकिन बाबा साहब ने हर सवाल का सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दिया, संतोषजनक उत्तर बाबा साहब ने हर सवाल का जवाब दिया जी। तो इससे निश्चित है कि और किसी मेंबर का अगर कोई रोल रहा होता तो वो भी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में सवाल किए गए उसके जवाब दिए होते, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर जवाब जस्टिफाई किया सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने किया। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संविधान निर्माता अगर कहा है तो बाबा साहब सही माने में संविधान निर्माता है, बाकी किसी मेंबर का कोई रोल नहीं था। जो 389 मेंबर थे उनका अदरवाइज कोई रोल नहीं था। उन्होंने तो संविधान बनने के बाद में, फेयर कॉपी होने के बाद में लास्ट में अपने साइन कर दिए थे, वो भी शायद सब मौजूद भी नहीं थे साइन करने के लिए जी। तो बाकी उनका तो कोई रोल था ही नहीं। सर सभी श्रोता एक बार दोबारा से किताब को देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नाम बताएं इसका प्रॉपर, अपने फेस के सामने लाके दिखाएं आप इसको, है ना? और किताब कैसे प्राप्त होगी? फेस के सामने लेकर आए सर, थोड़ा सा ऊपर करें, ये विजिबल नहीं हो पा रहा है, नाम नहीं आ पा रहा है सर, प्लीज आप परफेक्ट थोड़ा सा पीछे करें बुक्स को। ये जीवन व्रत है, बिल्कुल वो विजिबल है। ये लोकसभा सचिवालय में मिल जाएगी, लोकसभा में वहां बुक स्टॉल है एक जी, वहां रिसेप्शन है जहां, वहां एक बुक स्टॉल है, वहां ये बुक मिल जाएगी लोकसभा सचिवालय में। लोकसभा सचिवालय में ये मिल जाएगी। इसका मूल्य क्या है साहब? मूल्य तो उस समय 2 रुपए था जी। जी, जब आपने परचेज करी थी। हाँ, ये है, ये कब 1900 इस पे डेट कोई बात नहीं, जो भी रहेगा वो सचिवालय से मिल जाएगी आपको ये किताब। जो भी इसको देखना चाहते हैं, और इस बात को व्यवस्था को समझना पड़ेगा देश के लोगों को कि कुछ मनुवादी तो लोग हैं, लेकिन बहुजन समाज के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद बाबा साहब के ऊपर डाउट करते हैं कि ये किताब बाबा साहब ने नहीं लिखी। लेकिन इतनी बात तो आप सबको समझनी पड़ेगी कि बाबा साहब ने जब ये किताब लिखी तो ढेर सारे उन्होंने सभी ग्रंथों को पढ़ा, उन्होंने सभी धार्मिक चीजों को पढ़ा, उन्होंने देश के सभी जितने भी संविधान थे उन सबको पढ़ा, तब जाके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
यह संविधान लिखा। जैसे कि वीरेंद्र जी ने बताया, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि जो कमेटी के अंदर लोग थे वो 7 लोग थे और 7 लोगों में से एक ने भी काम नहीं किया। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि बाबा साहब को पहले तो संविधान लिखने का अधिकार ही नहीं दिया गया। अगर कुछ उनमें से 1-2 लोग भी काम करते तो ये 100% था कि बाबा साहब से इस अधिकार को वैसे ही छीन लिया जाता या फिर उसके साथ शेयरिंग करी जाती उस नाम की। लेकिन उन 7 पीपल्स मेंबर्स में से किसी ने भी काम नहीं करा, इसलिए पूर्ण रूप से ये जो संविधान लिखा ये बाबा साहब ने ही लिखा। जो इसके शिल्पकार हैं वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही हैं। वीरेंद्र जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, एसएम न्यूज का धन्यवाद और सभी दर्शकों का धन्यवाद। और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस किताब को जरूर पढ़ें और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को पढ़ लें। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जरूर मिल जाएंगी जी। पेज 231 वॉल्यूम 7 जी। और सभी श्रोताओं से मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी भ्रमित जानकारियां हैं जिनको लेकर अधिकतर लोग सवाल उठा